तो ये कहानी है हमारे हीरो याकाई की, जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा वीक था। लोग हमेशा उसे बुली करते रहते, इवन कि उसके कमज़ोर होने की वजह से उसे अपने ही सेक से बेनिश किया जाने वाला था। पर याकाई की ज़िंदगी सिर्फ एक रात में ही बदल जाती है जब एक्सीडेंटली उसके ब्लड ने एंशिएंट स्टोन बुक की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। ये मिस्टीरियस पावर्स याकाई की बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। तो चलो फिर याका की जीरो से हीरो की जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हमारे हीरो याकाई को, जो कि अलग अलग डिसाइल के हाथों बुरी तरह से पीट रहा था। उन पर अटैक करना तो दूर, वो खुद को उनके अटैक से बचा भी नहीं पा रहा था और ये सारी चीजें एक बंदी नोट डाउन कर रही थी। फाइनली यंका बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया। तभी लिंगशा पवेलियन के एल्डर उसका हाथ चेक करते हैं। वो कहने लगे, यंग तुम्हारी बोनस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हर रोज मार खाने से अच्छा है तुम पवेलियन छोड़कर चले जाओ। मगर का ख्वाब था कि वो एक दिन बहुत ही पावरफुल कल्टेटर बनेगा, इसलिए वह एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिस पर एल्डर कहने लगे कि भले ही तुम हमारे डिसाइल हो, मगर बिना कल्टीवेशन के तुम यहाँ रह नहीं सकते। हाँ, मगर हमारे सेक के भी कुछ रूल्स हैं, अगर तुम यहाँ रह के काम करोगे तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये सहूलियत मैं बस तुम्हें 3 सालों के लिए देने वाला हूँ। इन 3 सालों में ही तुम्हें बॉडी टेम्परिंग की 3rd लेवल तक जाना ना होगा। अगर इतने वक्त में तुम कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाया जाएगा, जिसके लिए यंग काई भी राजी हो गया। अब उसके पास बस अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सालों का वक्त था। वो एक ट्रायल डिसाइल बनकर बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल तक जाने के लिए अपने सीनियर डिसाइल से टिप मांगता और वो लोग भी उसके साथ फाइट करने के लिए मान जाते थे। एक तो उन डिसाइल्स को अपना हाथ साफ करने का मौका मिलता और दूसरी बात ये कि उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी मिल जाते, जिनका वो पैसे जैसा यूज कर सकते हैं। इधर याकाई उन डिसाइल से बुरी तरह पीट जाता, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। ऐसे ही करते करते 9 साल गुजरने को आ चुके थे, मगर याकाई ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। साथ ही हम देख पाते हैं कि एक बंदी हमेशा याकाई पर नज़र रखती है, साथ ही उससे याकाई पर काफ़ी ज़्यादा तरस आता। वो देखती है कि यांग का इतनी मार खाने के बावजूद भी दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो चुका है। इस बार यांग ने अपने अपोनेंट के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी थी, मगर वो बंदा दोबारा से फाइट बैक करते हुए यांग की पिटाई करना शुरू कर देता है। वो यांग को चोक करते हुए कह रहा था कि बच्चे हार मान ले वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद वो यांग को जोरों से जमीन पर पटक देता है, लेकिन एज यूजुअल यांग एक बार फिर से उठ गया, जो देखकर बाकी के डिसाइल उससे कहने लगे कि भाई हार मान ले वरना तू खुद को बुरी तरह से एंजॉय कर लेगा। इधर यांग का एक बार फिर से उस बंदे पर पंच हिट करने के लिए जंप लगा देता है, मगर उस बंदे ने एक ही लात में यांग को एक चट्टान पर पटक दिया था, जिसके चलते यांग नॉकआउट हो गया। इधर वो सभी डिसाइल उसका मजाक उड़ाते हुए वह से चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि यांग का कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। उनके जाने के बाद वो नकाब वाली बंदी यांग को घसीटते हुए पेड़ की तरफ ले जाने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारे जितना बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम हर बार खुद से ज़्यादा स्ट्रांग बंदे को फाइट करने के लिए उकसा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे, इसलिए तुमने अपनी इज्जत छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद वो उसके हाथ में एक लेक्सर बोतल थमा कर वहाँ से चली गई। अब शाम होने तक यांग को होश आ चुका था। वो देखता है कि फिर से किसी ने उसकी मदद की थी। ओके कर रहा था, पता नहीं तुम कौन हो, तुम हर बार मेरे लिए लेजर लेके आते हो, मगर तुमने आज तक मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं की। तुम हर बार मुझे हारता हुआ देखकर मायूस हो जाती हो, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बड़ी फाइट जीतकर जरूर दिखाऊंगा। शायद उस दिन तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका 3 सालों का पीरियड अब खत्म होने के कगार पर है। वो कहने लगा कि अगर कुछ ही दिनों में मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो शायद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। जिसके बाद वो मायूस होकर अपने घर पर जाता है। उसकी इंजरी उसे इस बार कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रही थी, तो यांग उस मेडिसिन को पानी में मिलाकर एक कपड़े की मदद से अपने चोटों पर लगाने लगा। जिसके बाद वो सोने चला जाता है। भले ही ग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मगर उसके इरादे बुलंद थे। लिंगशा पवेलियन में ऐसा कोई बंदा बचा नहीं था जिसने उसकी पिटाई ना की हो, मगर कोई भी उसे गिव अप करने पर मजबूर नहीं कर पाया। और तभी हम देख पाते यांग की घाव से बहने वाला खून स्टोन पिलो पर लगते ही वो ग्लो करने लगी। ग अपने आप उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे स्टोन पिलो मिली थी, तो यांग ने तुरंत ही उस स्टोन पिलो पर अपना ब्लड लगा दिया। उसके ऐसा करते ही
उस पिलो पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नजर आने लगी। दरअसल वो एक मिथली गोल्डन बॉडी अचीव करने की यंग समझ जाता है कि स्टोन पिलो असल में एक सीक्रेट बुक है। अब वो स्टोन पिलो वो एक पहाड़ की चोटी के पास लेकर आती है जहां पर यांग काई के सामने उसका अपोनेंट आ गया। उसने आते ही यांग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था जिसके चलते गकाई सीधे पहाड़ से नीचे गिरने लगा, मगर वो जल्दी से वहां की चट्टान को पकड़ ले है। इधर वो बंदा उससे कह रहा था कि यांग का अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, जिस पर यांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी ऊपर क्लाइम कर सकता हूं। जो सुनते वो बंदा यांग के हाथ को अपने पांव से मसलने लगा, जो देख यांग कहता है कि जाओ, कभी मुझे जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा, बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम जाओ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे सामने हार मान लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना फिर आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। मगर यांग ने हार मानने से इनकार कर दिया तो बंदा तुरंत ही उसे चोटी से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते यांग एक पुल में जाकर गिर गया। वहां पर कुछ चेन्स थी जिन्होंने यांग काई को चोक करना शुरू कर दिया, मगर यांग उन जंजीरों को ब्रेक करते हुए जैसे तैसे खुद को आजाद कर लेता है। दरअसल उन जंजीरों में एक स्केलेटन कैद था जो कि उन चेन्स के ब्रेक होते ही आजाद हो गया। इधर यांग उस पुल से बाहर निकलते ही वो देखता है कि वो मिस्टर शख्स भी उसमें से बाहर आ चुका है। यांग को तो ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कहता है पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा, आखिर मैं हूँ कहाँ पर। जिस पर वो शख्स उसे बताने लगा कि लड़के ये तुम्हारी माइंड स्पेस है, तुम्हारी बॉडी में मौजूद यंग फायर मुझे इग्नाइट करने में कामयाब हो गई और इसी वजह से तुम मेरा असली फॉर्म देख पा रहे हो। दरअसल मैं हजारों सालों से उस स्टोन पिलो में कैद था, मगर आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गया। अब तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा, मगर इसमें तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा फ़ायदा होगा। जिसके बाद वो पसंद यांग काई को दबोच हुए उसकी सारी पावर उसको एब्जॉर्ब करने लगा। यांग को इससे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर मारा जाएगा, मगर तभी एक सोल आकर उससे कहने लगी कि तुम इतने आसानी से हार नहीं मान सकते। लिंगशा पवेलियन में तुमने कई सालों तक वहां के डिसाइल से मार खाई, मगर तब तो तुमने हार नहीं मानी थी, फिर अब तुम्हें क्या हो गया। जिस पर याकाई जवाब देते हुए बताने लगा कि अब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो सोलो से कहने लगे कि तुमने इससे भी बदतर हालातों का सामना किया है, जब तक तुम्हारे अंदर पावर का एक कतरा भी बाकी है तब तक फाइट बैक करो। मेरा काम था तुम्हें अवेक करना, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद वो सोल वहां से ही गायब हो गई, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था क्योंकि यांग अब उस मंस्टर के साथ फाइट बैक करने लगा और उसकी जरा सी पावर्स यूज करते ही वो मंस्टर उसके सामने हार मान लेता है। वेल ये पहली फाइट थी जो यांग ने इतने सालों में जीती होगी और अब उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग और रिलीज होने लगी। उसके अंदर उस स्टोन पिलो की पावर्स आ चुकी थी और उतने में ही ग की नींद खुल जाती है। उसे लग रहा था कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, मगर थोड़ी देर में वो देखता है कि उसकी सारी इंजरी अपने आप हील हो चुकी है, साथ ही साथ वो स्टोन पिलो भी वहां से गायब थी। अब वो जल्दी से कल्टिवेट करने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी बॉडी भी अब बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी थी। अब यांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, इसलिए वो कहने लगा कि शायद मैंने उस सीक्रेट बुक को एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। और उसके ऐसा कहते ही वो सीक्रेट बुक अपने आप उसके पास आ गया, जो देख यंग काफी ज्यादा शौक था। वो कहने लगा कि मैंने सुना था एक सोल स्टोन नाम का सीक्रेट ट्रेजर है जो कि तुम्हारे लिए एक ऐसी स्पेस ओपन करेगा जिसमें तुम हजारों लाखों ट्रेजर को स्टोर कर सकते हो, तो शायद ही सीक्रेट बुक भी उसी सोल स्टोन से बना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने घर की दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता है। वो इस बात को एक सीक्रेट रखना चाहता था, वरना कई सारे लोग उससे ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद उस सीक्रेट बुक को पूरी तरह से ओपन कर देता है। उसके एक पन्ने पर गोल्डन बॉडी को अचीव करने की जानकारी लिखी हुई थी। वेल इसे सीखने के बाद ही उस बुक का अगला चैप्टर रिवील होगा, तो यंग तुरंत ही उस मैजिक मेथड को पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें लिखा था कि इस मेथड को सनराइज होने के आधे घंटे बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यांग ने तुरंत ही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी और बस एक ही लेसन के बाद उसकी पावर्स में काफी हद तक इजाफा हो गया, जो देख यांग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और तभी यांग को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उसने तुरंत ही अपने प्रैक्टिस बंद कर ली। अब उसका काम का वक्त हो चुका था, इसलिए ग तुरंत ही काम के लिए रेडी होने चला गया। और तभी हम देख पाते कि वहां पर कोई शख्स था। अब ये कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ वो नकाब वाली बंदी यांग को काम
करता हुआ देखकर सोच में पड़ गई। वो कहने लगी कि कल तो ये बंदा बुरी तरह से घायल था, मगर आज इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसे कोई चोट भी लगी होगी। और उतने में ही वो देखते हैं कि एक बंदा बड़ी तेजी से अपनी कार के साथ यांग पर क्लैश होने वाला है, मगर यांग ने एक ही सेकंड में उस बंदे के साथ साथ उसके कार को भी उलट दिया। वो बंदा तो बेचारा यांग के लिए ही परेशान हो गया। उससे पूछता है, भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मगर यांग तो बिल्कुल परफेक्ट था। जो देखो बंदी भी थोड़ा सा हैरान हो गई। वो कहती है, पिछले 3 सालों में यांग ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात भर में यह पावरफुल बन गया हो। इधर यांग उस बंदे को उसका सामान समेटने में मदद कर रहा था। वो बंदा कहता है कि एल्डमेंगा आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले ये डिलीवरी लेट थी और अब इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा और वक्त जाया हो गया। दरअसल एल्डमे लिंगशा पवेलियन के कंट्रीब्यूशन हॉल के इंचार्ज थे। तो उस बंदे की बातें सुनकर यांग को भी याद आता है कि आज उसकी पेमेंट होने वाली है, इसलिए वो भी कंट्रीब्यूशन हॉल जाने का डिसाइड करता है। इधर एल्डमैन सेक की लड़कियों को ठुमक तो हुआ देखकर मजे लेने में बिजी थे, एक काम उनका फेवरेट है। मगर तभी एक बंदा बीच में आकर उनके नज़ारे को डिस्टर्ब करने लगा। वह बंदा भी यहाँ पर अपने पॉइंट्स कलेक्ट करने आया था। अब अपना काम होने के बाद वो वापस जा ही रहा था कि तभी उसका बटवा नीचे गिरने लगा। तभी यांग काई तुरंत ही लपकती हुए उसका बटवा पकड़ लेता है। अब यांग उसे इस बारे में कुछ बता पाए इससे पहले वो बंदा उसे पकड़ लेता है। वो कहने लगा कि तुम तो एक ट्रायल डिसाइल हो, मगर फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने एक यंग मास्टर का बटवा चुरा लिया। जिस पर यांग कहता है, भाई तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो इसे कैच करके आपको ही वापस देने वाला था। लेकिन वो बंदा यांग की एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि तुम चोर हो, अब जल्दी से मेरे सामने घुटना पर बैठ के माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर कर के हालत खराब कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर यांग भी उस पर भड़क गया था। वो कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं तो भला मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है तो फिर मैं तुम्हें लिंगशा पवेलियन की एक यूनिक स्किल शो करूंगा। अब इससे पहले कि वो यांग पर हमला कर पाए उसके पांव पर एक फ्लाइंग स्टोन आकर हिट हो गया, जिसके चलते वो बंदा खुद ही यांग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। यांग कह रहा था, भाई क्या यही लिंगशा पवेलियन की यूनिक स्किल है? जो सुनकर वो बंदा उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कहने लगा कि जरूर से ही उस बुढ़ा मिंग की हरकत होगी। वो कहता, एल्डमिंग तुम हर बार इस बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे घायल करूं तो चुपचाप से मुझे रिलीज कर दो। उसके ऐसा बोलते ही वो प्रेशर अपने आप हट गया। अब बंदा लंगड़ा हुए एल्डरमैन को गालियां देते हुए वहां से चला गया। इधर यांग देखता है कि एल्डरमैन तो खराटे लेने का नाटक कर रहे हैं, तो यांग उनसे कहता है, सीनियर अब ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बंदा समझ गया था कि आपने ही मुझे प्रोटेक्ट किया, खैर आपने मुझे बचाया, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर मैन कहते, अरे थैंक यू बोलने से काम नहीं चलने वाला, अगर द है तो मुझे तगड़ी पार्टी चाहिए। जिस पर यांग के तेरे सीनियर, इस उम्र में आपको पार्टी करना शोभा नहीं देगा, चलो जल्दी से मेरा पेमेंट ढीला करो ताकि मैं खाने पीने की चीजें खरीद सकूं। तो एल्डरमैन ने उसे कुछ सिल्वर टेल्स दे दिए। अब यंग एक बार फिर से उनकी फिरकी लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर वो नकाब वाली बंदी पहुंच गई। यांग की तो उससे नजरें भी नहीं हट रही थी, मगर एल्डरमैन के डर से उसे वहां से भागना पड़ा और उसी वक्त एल्डरमैन का उड़ता हुआ जूता उस बंदी पर आ जाता है, मगर उसने तुरंत ही उसे कैच कर ली। वो कह रही थी, सीनियर शायद आप यांग काई को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। जिस पर वो कहने लगे, हाँ वो बंदा बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और दिल का सच्चा भी वही। दूसरी तरफ यांग एक शॉप में राइस खरीदने पहुंच चुका था। उस शॉप का ओनर राइस की बैग की वजह से नीचे गिरने वाला था कि तभी समय रहते यांग ने उसे और राइस बैग को कैच कर लिया। दरअसल यांग के शॉपकीपर से काफी अच्छे कनेक्शंस थे। यांग हर बार उन्हें से राइस खरीदता है और वो लोग भी जानबूझकर उसे एक्स्ट्रा राइस दे दिया करते थे। अब यांग उन लोगों से बात ही रहा था कि तभी वहां पर दो मवाली पहुंच गए। उन्होंने आते ही यांग के राइस के थैले पर एक लात मार दी, मगर यांग तुरंत ही जाकर उसे कैच कर लेता है। वो लोग शॉपकीपर हान से कहने लगे कि तुम्हारा राइस पॉइजनस है, देखो मेरे भाई को पहले ये भी मेरे जैसा ही मोटा हुआ करता था, मगर जब से इसने यहाँ का राइस खाया तब से ये पतला हो गया। अब तो हवा का एक हल्का झोंका भी उसे उड़ा ले जा सकता है। अच्छा हुआ मैंने यहाँ का राइस नहीं खाया, वरना मैं भी इसके जैसा झिंगुर बन जाता। जिस पर हान कहने लगे कि जरूर से आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम एक अच्छी क्वालिटी का राइस यूज करते हैं, इसलिए प्लीज हम पर इल्जाम ना लगाए। मगर वो बंदा तो उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो बंदा
हान पर अटैक करने आगे ही बढ़ा कि तभी यांग बीच में आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में उस बंदे की पैसों की बैग नीचे गिर गई। यांग उस बैग को देखकर ही कहने लगा कि ये बैग तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। इधर हान उस बंदे को समझा रहे थे कि आपके भाई की हालत हमारे राय से खराब नहीं हुई, प्लीज आप इन्हें किसी हीलर को दिखा दीजिए, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मगर वो बंदा इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि हम कोई बदमाश नहीं जो बेवजह तुमसे पैसे लेंगे, यहाँ पर सवाल लोगों की लाइफ का है। और उतने में ही वहां पर यंग मास्टर बढ़ जाता है और सबसे पहले तो वहां पर ये उनको घूरने लगा। उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि ये उनको पसंद करता है। उतने में ही यांग को याद आया कि ये तो वही बंदा है जिसने अपने पैसों की बैग चोरी करने का मुझ पर इल्जाम लगाया था। तो गैस करता है कि जरूर से इन दोनों की कुछ मिली भगत होगी। इधर वो मोटा बंदा उस यंग मास्टर से डरने की एक्टिंग करने लगा। वो कहता है देखो मेरा भाई कितना ज्यादा बीमार है, हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि लोगों को इस शॉपकीपर की सच्चाई का पता लग जाए। जो सुनते ही यंग मास्टर ने तुरंत ही उस बंदे पर एक पाम अटैक कर दिया जिससे वो बंदा काफी पीछे पुछ हो गया था। वो कहता ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारा भाई इतना ज्यादा बीमार होगा। जिसके बाद वो एक और पाम अटैक करते हुए इन दोनों को नीचे पटक देता है। तब तक वहां पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। गभी समझ गया था कि ये बंदा यहाँ पर हीरो बनना चाहता है, मगर किस लिए ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इधर वो बंदा कहने लगा कि मेरा नाम है सुमू और मैं लिंगशा पवेलियन का डिसाइल हूँ। मेरा काम है परेशान लोगों की मदद करना और मैं जानता हूँ कि तुम लोग जानबूझकर यहाँ हंगामा कर रहे थे, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी यांग उनके सामने आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स तो कमाल की है। जिसके बाद यांग उन दोनों को रास्ते पर पटक देता है। वो सबको बता रहा था कि इन दोनों ने जानबूझकर सीनियर हान पर इल्जाम लगाया। आज हान के साथ जो भी हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यांग की बातें बाकी शॉपकीपर्स को भी सही लगी। वो कहने लगे कि हम इन दोनों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इन्हें जरूर सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिसके बाद लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जो देखकर सुमू काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कह रहा था कि अगर ऐसे इनकी पिटाई करोगे तो ये लोग मारे जाएंगे। जिस पर यांग कहता है भाई ये लोग इसी के काबिल हैं, अगर इनके झूठ पर लोगों ने विश्वास किया होता तो मिस्टर हान का शॉप बंद पड़ जाता। मगर फिर भी सुमन की पिटाई करने से मना करने लगा। जिस पर यांग कहता है कि मुझे तो लगता है तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, देखो ना तुम्हारा पैसों का बैग उसके पास है। अब सुमू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दिया जाए, इसलिए वो कहता है कि शायद इस बंदे ने मेरा बैग चुराया होगा। आप सुमू की ऐसी हरकत देखकर वो मोटा बंदा भी भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तो मैंने हमें पैसे देकर यहाँ तमाशा खड़ा करने के लिए बोला था और फिर बाद में तुम यहाँ आकर हमें धमका होगी, इससे तुम सबके सामने हीरो बन जाते। मगर सुमो इसके लिए मना कर देता है। तो मोटा बंदा सबको बताने लगा कि गाँव वालों ये सुमहान की बेटी से प्यार करता है और उसी को पटाने के चक्कर में इसने ये सारा प्लान बनाया। सुमू समझ चुका था कि यांग की वजह से उसका प्लान तो फेल हो ही गया, मगर अब यन भी कभी उसे लाइक नहीं करेगी। इसलिए वो यांग से कहता है कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं जरूर से उसका बदला लूंगा। अब उसके वहां से जाने के बाद सभी लोग यांग को थैंक यू बोल रहे थे। साथ ही साथ मिस्टर हान भी यांग को गिफ्ट देने की कोशिश करने लगे, मगर यांग काई उसके लिए मना कर देता है। मिस्टर को यांग काई की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कहते हैं कि वो सुमू तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। जिस पर यांग जवाब देता है कि हमारे सिक के कुछ रूल्स है और वो बंदा उन्हें ब्रेक नहीं करेगा। उतने में ही यांग की नजर पड़ी यन पर, जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। यांग तो उसकी हरकतें देखकर तुरंत ही समझ गया था कि यन उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, मगर यांग ऐसे कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से कल्टी मार देता है। अब घर आने के बाद वो अपनी सीक्रेट बुक को चेक करने लगा। उसका थर्ड पेज भी अब ओपन हो चुका था और उसी में से ग को एक कोल्ड रन मिल जाती है। वह बुक उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उसने इसे एज अ फनेस यूज करना चाहिए, मगर यांग के पास कोई हर्ब नहीं था जिसका वो यूज कर पाए। तो बुक उसे कुछ हर्ब्स के नाम भी शो करने लगा, जिनमें थी थरी लिफ, रेमन, सोल फ्लावर और डेड वुड ग्रास। अगर यांग उन दोनों को इसमें बंद करेगा तो उसकी कल्टिवेशन की स्पीड बढ़ सकती थी। हालांकि यांग ने आज तक ऐसे किसी हब का नाम सुना ही नहीं था। वो कहने लगा कि मैं कल ही जाकर एल्डरमैन को इसके बारे में पूछता हूँ, उन्हें जरूर से इन हब्स के बारे में पता होगा। तो अगले ही दिन वो एल्डरमैन से मिलने पहुंच गया, जो कि मस्त खराटे ले रहे थे। अब वो उनसे थरी लीफ, रेमन, सोल फ्लावर और डेड वुड ग्रास के बारे में पूछने लगा, तो एल्डरमैन तुरंत ही उसे
अपना एक बुकलेट दे देते हैं। उस बुक में सारे हर्ब्स की जानकारी लिखी हुई थी। साथ ही यांग को ये भी पता चला कि उसे जिन हर्ब्स की ज़रूरत थी वो पॉइजनस हैं, जो देख यांग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। तो एल्डरमैन उसे बताने लगे कि हर एक हर्ब में टॉक्सिन्स होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। अगर उन्हें सही हर्ब के साथ मिला दिया जाए तो उसकी पावरफुल मेडिसिन बन सकती है। साथ ही साथ एल्डरमैन यांग को बताने लगे कि तुम्हें जिस ग्रास की तलाश है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, इसलिए आमतौर पर कोई भी शॉपकीपर इसे सेल नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये ग्रास तुम्हें कहाँ मिलेगी। जो सुनकर यांग सोचने लगा कि एल्डरमैन तो हमेशा खड़ूस जैसे बात करता है, फिर आज ये इतनी मीठी जबान कैसे बोलने लगा, जरूर से इसका कुछ काम होगा। वहीं पर एल्डरमैन यांग को बताने लगे कि हमारे पवेलियन से 30 मील दूर ब्लैक विंड माउंटेन है, ये दोनों हब्स तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। साथ ही तुम मेरा ये बुकलेट भी लेकर जाओ, उसे देखकर तुम उस हब को पहचान लोगे। तो यांग कहता है मास्टर, अब आप इतनी हेल्प कर ही रहे हो तो मुझे अपना काम भी बता दो, क्योंकि आप फ्री में तो मेरी हेल्प नहीं करोगे। जिस प्रो के तेरे ग, क्या मैं तुम्हें इतना सेल्फिश लगता हूँ? देखो मुझे तुमसे कोई काम नहीं, बस उस माउंटेन से मेरे लिए थोड़ी सी शार्पटूथ ग्रास, बुलियन ग्रास, टन लान ग्रास और जी ग्रास लेकर आना। ये सभी ग्रास अगर तुम 1 डजन की क्वांटिटी में लेकर आए तो मजा ही आ जाएगा। और देखो उस ग्रास के बदले में मैं तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी दूंगा। जिस पर यांग कहता है हाँ सीनियर, मुझे लगा ही था कि आपका भी कुछ काम होगा, वरना आपके मुंह से इतनी मीठी बातें कैसे निकलती। जिस पर मैन कह रहे थे पता नहीं मैंने तुमसे कब लड़ाई की थी, तुम हो कि बार बार मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हो। खैर वो माउंटेन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं तुम्हारे लिए 3 दिनों की छुट्टी की बात करूँगा, मगर तुम जल्दी से वापस आने की कोशिश करना। अब यहाँ के वहाँ से जाते ही एल्डर दोबारा से सो गई। इधर यांग लंबा सफ़र तय करके ब्लैक विंड माउंटेन में पहुँच चुका था। वहाँ पर वो कई सारे ग्रास इकट्ठा करता है, मगर अभी भी एल्डरमैन ने उसे जितनी क्वांटिटी बताई थी वो पूरी नहीं हुई। साथ ही यांग को बुक में मेंशन की हुई हब्स भी कलेक्ट करनी थी। उस सीक्रेट बुक में लिखा था कि ये ग्रास उसी जगह पर उगती है जहां दूसरी कोई ग्रास नहीं उग सकती। अब यांग को कोई आइडिया नहीं थी कि वो जगह इस माउंटेन पर उसे कहां मिलेगी, और तभी एक जंगली सुअर उसके पीछे लग गया। लेकिन तभी यांग देखता है कि 2 हंटर्स ने उस पर अपने एरो से अटैक किया है। वो हंटर यांग को बताने लगे कि ये जंगली बोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिना वेपन के तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम हमारे पीछे रहो। इधर वो जंगली बोर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस शिकारी के एरोज उस बोर की सख्त चमड़ी को भेद नहीं पा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। वहीं पर यंग सोचता है कि अब वो बॉडी टेम्परिंग की 4थी लेवल पर है, इसलिए उसने डट के इस वाइल्ड बोर का मुकाबला करना चाहिए। इसलिए वो सीधे उस बोर पर कूद गया, जिसके बाद वो छलांग लगाते हुए एक ही लात में उस बोर को चट्टान पर पटक देता है, जिसके चलते वो बोर वहीं पर खत्म हो गया था। अब वो हंटर और उसका बेटा यांग का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहते अच्छा हुआ तुमने हमारी मदद की, वरना पता नहीं आज यहाँ पर क्या हो जाता। तो यांग कहता है सीनियर प्लीज मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, खैर मैं इस इलाके में नया हूँ, क्या आपको इस माउंटेन पर कोई ऐसी जगह पता है जहाँ कोई ग्रास नहीं उगती? तो वो लोग कहते हैं हाँ यहाँ पर शाइन डेथ वैली है, वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि वहाँ पर कोई घास नहीं उगती, हम वहीं से जाने वाले, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। इसलिए थोड़ी देर में ये लोग उस बंजर इलाके में पहुँच गए और यहीं पर ग को डेड वुड ग्रास मिल गई। अब वो हंटर उससे कहने लगा कि ये जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम चाहो तो आज की रात हमारे साथ रुक सकते हो। ये आइडिया यांग को भी सही लगी क्योंकि वो भी अकेला इस जंगल में किसी जानवर का शिकार नहीं बनना चाहता था। अब अगली सुबह जब यांग की आंख खुली तब वो देखता है कि वो दोनों तो ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए यांग ने तुरंत ही अपनी कल्टिवेशन शुरू कर दी। उसे उसकी बॉडी में एक वम फीलिंग का एहसास हो रहा था, जिससे वह समझ गया कि वो अब जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला है, तो उसने जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही कम समय में गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए बॉडी टेम्परिंग की 5वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। अब अगर उसे एक और स्पेशल हब मिल जाए तो यांग की कल्टिवेशन में और ज़्यादा तेजी आ जाएगी। और उसी वक्त यांग को हंटर जन के और उसके बेटे की चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए यंग तुरंत ही उनके आवाज़ों को फॉलो करते हुए केव के पास पहुंच गया। वो देखता है कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर ने उस हंटर को जाल में पूरी तरह से ट्रैप कर लिया है और वो उसे खींचते हुए अपनी केव में ले जा रहा था, मगर यंग तुरंत ही उस पर अटैक करते हुए उसे वहां से भगा देता है। अब वो हंटर उसे बताने लगा कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, वो मॉन्स्टर
उसे अपनी केव में लेके जा चुका है। तो यांग भी तुरंत ही उस केव में दाखिल हो गया। वो देखता है कि उस केव में कई सारी इंसानी हड्डियां थी, यानी कि इस मॉन्स्टर ने अभी तक कई सारे लोगों का शिकार किया था। और उतने में यांग एक बड़े से हड्डी के ढांचे से नीचे गिर जाता है। वो सीधा उस मॉन्स्टर के घर में पहुंच चुका था। तभी वो देखता है कि ये तो एक फर्स्ट लेवल का मॉन्स्टर है और वो जल्दी उस बच्चे को निगलने वाली थी। यांग भले ही थोड़ा सा पावरफुल बन चुका था, मगर उसने आज तक किसी मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं किया। अब वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर पर एक लात मारते हुए उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा इस मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से बेहोश था। तब तक उस मॉन्स्टर ने भी यांग पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो उसे भी निकलने की फिराक में था तो यांग उसके मुंह पर एक पंप छट करते हुए साइड में हट जाता है। तब तक उस मॉन्स्टर ने उस पर केव के पत्थर गिराना शुरू कर दिए। यांग को कुछ भी करके इस केव से बाहर निकलना था, वरना उस स्पाइडर का पॉइजन उस बच्चे को खत्म कर देगा। इसलिए वो गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। भले ही यांग इसमें घायल हो गया था, मगर अब उसे इंजरी का ज्यादा दर्द नहीं होता। जिसके बाद उस मकड़ी के पांव तोड़ते हुए उसके जाल में आग लगा देता है। यांग को लग रहा था कि अब तो स्पाइडर मर चुकी होगी, लेकिन उसका ध्यान हटते ही वो मॉन्स्टर यांग को अपने वेब में फंसा लेती है। साथ ही साथ उसने यांग को बुरी तरह से घायल कर दिया था। तो यांग भी उसी मॉन्स्टर का पाव लेकर उसी की आंखों में घुसा देता है। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए उस मकड़ी पर कई सारे अटैक्स करने लगा और इस बार फाइनली यांग ने उस मकड़ी को निपटा दिया। जिसके बाद यांग उस बच्चे को लेकर केव के बाहर आ जाता है। वहीं पर वो हंटर जंग अपने बेटे को जिंदा देख काफी ज्यादा खुश हो गया। यांग उसे बता रहा था कि स्पाइडर की पॉइजन की वजह से ये बेहोश है, लेकिन इस केव में काफी नायाब हर्ब्स है तो मैं उनका यूज करके हील कर दूंगा। जिसके बाद यांग ने उस केव से काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए, साथ ही साथ उस बच्चे को भी हील कर देता है। जो देखकर वो हंटर यांग के सामने अपना सिर झुकाने लगा और कहने लगा कि मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जिस पर यांग कहता है प्लीज ऐसा मत करो, आपने भी मेरी बहुत मदद की है। बस यहाँ से वापस जाने के बाद इस बच्चे को एक बार हीलर को दिखा देना। तो हंटर जैंग भी उसकी बात मान जाता है, मगर वो अचानक से यांग को उसके कपड़े उतारने के लिए कहने लगा। जो सुनकर यांग भी थोड़ा सा डर जाता है। कहने लगा भाई एहसान चुकाने के लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। जिस पर जैंग कहने लगा रे तुम तो मुझे गलत समझ गए, मैं तो बस तुम्हारे फटे हुए कपड़े ठीक करके देना चाहता हूँ। इसलिए यांग फाइनली उसे अपना शर्त दे देता है और जैंग का शुक्रगुजार था, क्योंकि उसकी वजह से उसे और सारे हब्स मिल चुके थे जिनकी यांग को तलाश थी। अब वो लंबा सफर तय करके घर वापस आ जाता है, मगर वो देखता है कि उसके घर के सामने कई सारे डिसाइल्स इकट्ठा हुए हैं। इसलिए यांग भी चुपचाप से ये सारा तमाशा देखने लगा। सुन रहा था रे ये बंदा तो काफी ज्यादा गरीब है, इसके पास तो रहने के लिए धन का घर भी नहीं। तभी उसके साथी उसे बताने लगे कि यांग के पास कोई पावरस नहीं है, इसलिए हमारा सेक्ट उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों पहले ही उसकी जोरदार पिटाई भी हुई थी। जिस पर सुमो कहता है वाह ये सुनकर तो मेरे दिल को सुकून मिल गया, मगर जब तक वो बंदा हमारे सेक्ट से बाहर नहीं जाता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो यांकाई को आवाज देकर बाहर आने के लिए कह रहा था, मगर यांग का कोई रिस्पांस नहीं आता। तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद यांकाई सेक्ट छोड़कर भाग गया होगा। इसीलिए सुमुक चमचे कहने लगे कि हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा फेमस है। उस यांकाई को पता चल गया होगा कि हमारे यंग मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो हमारे यहाँ आने से पहले ही भाग गया। जिस पर सुम गुस्से में कहने लगा कि उस यांकाई ने मेरी सेटिंग बिगाड़ दी, जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जाओ जल्दी से उसकी झोपड़ी जला दो, इस झोपड़ी की आग से ही मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मगर वो लोग तो इसके लिए मना कर रहे थे, इसलिए सुमू के कहता है ठीक है वो मशाल मुझे दे दो, मैं खुद ही उसकी झोपड़ी जलाकर राख कर दूंगा। तभी याकाई ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ये घर क्यों जलाना चाहते हो। जिस पर सुमू कहने लगा कि ये घर याकाई का है और मेरे लिए तो इतनी ही वजह काफी है। और तभी वो देखता है कि उसके साथ बात करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि यंका है। सुमू को लग रहा था कि मेरे साथ इतने सारे चमचे हैं, भला ये बंदा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए वो यहाँ का ऐसे ही कहने लगा कि उस दिन की बेइज्जती मैं अभी तक नहीं भूला, बस तू देखता जा, आज तो मैं तुझे जहन्नुम में पहुंचा कर ही दम लूंगा। मगर याकाई ने उसके हाथ की मशाल छीनकर सीधा पानी की बकेट में फेंक दी। वो कहता है देख भाई तेरा पंगा मेरे से है तो प्लीज मेरे घर पर उसका गुस्सा मत उतार। जिस पर सुमू कहता है ठीक है चल फिर फाइट के लिए रेडी हो जा। जिस पर यहाँ कहता है बस एक सेकंड में अपनी बास्केट रख के आता हूँ। इधर सुमू अपने चमचों से कह रहा था कि मैंने सुना है ये
ये बंदा कभी हार नहीं मानता, इसलिए उसकी काफ़ी अच्छे से पिटाई कर देना ताकि उसे पता चले कि यंग मास्टर से बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। और उतने में याकाई बाहर आ गया। वो कह रहा था, सुमो मैं तेरे साथ बेवजह फाइट नहीं करना चाहता, बेहतर होगा कि तू अपने चमचों को लेकर यहाँ से चला जा। मगर सुमो कहते हैं, ना बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें फाइट नहीं करनी है फिर मेरे सामने घुटने पर बैठ के 2-4 बार मुझे पापा बुलाओ, तभी जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो याका कहने लगा, मैंने सुना था तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ की सेकंड एल्डर हैं और शायद इसी वजह से तुम अपनी मनमानी करते हो। खैर तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे हाथों पिट गए तो मार पे मार और मिलेगी। तभी एक लाल बालू वाला बंदा आगे आकर कहने लगा कि मैं बॉडी टेम्परिंग की 5वीं लेवल पर हूँ, मेरा नाम है जाओ और सीनियर सुमो की बजाय मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो याकाई भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। जाओ कह रहा था कि मैं तुम्हें 3 मूव्स का चांस देता हूँ, अगर इन 3 मूव्स में तुम मुझे घायल कर गए तो इस बाजी के विनर तुम होंगे, और अगर हार गए तो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा ये तो मैं खुद भी बता नहीं सकता। इधर वो नकाब वाली बंदी छुपकर ये सब देख रही थी। वो कहती है कि हाल ही में पूरे सेट में ये बात फैल चुकी है कि याका ने 3री लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, मगर अभी तक वो इतना स्ट्रांग नहीं कि 5वीं लेवल के बंदे के साथ फाइट कर पाए। इधर यांग स्ट्रेचिंग कर रहा था, जो देखकर जाओ कहने लगा, रे ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सबको पता है कि तुम एक लूजर हो, इसलिए जल्दी से अपनी 3 मूव्स का यूज करो। तो यांग ने बड़ी कुल अंदाज में एक पंच उस बंदे की कोवर पर हिट कर दिया। अब उसके दूसरे ही पंच में वो बंदा हवा में उछल गया था और तीसरी लात में वो बंदा हवा की सैर करते हुए जमीन पर पटक जाता है। यहाँ की इस मूव को देखकर सभी लोग शॉक थे। इधर वो बंदी भी सीधा पेड़ से नीचे पटक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने कम वक्त में याकाई की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वहीं पर याकाई सोचता है कि इस बंदे को मैं इतनी जोर से तो मारने नहीं वाला था, पता नहीं मेरी पावर्स में इतना इजाफा कैसे हो गया। इधर यंग मास्टर भी उस पर गुस्सा हो गया था। वो कहने लगा कि भले आज तुम जीत गए, मगर अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब उनके वहां से जाते ही याका उस सारे हब्स लेकर पवेलियन में चला गया। उसने एल्डर को सोता हुआ देखकर जानबूझकर वहां पर शोर मचाया, जिससे एल्डर मैन की नींद डर के मारे खुल जाती है। यान कह रहा था कि मैं यहाँ अपनी जान पर खेल के हर्ब्स लाया हूँ और आप हो कि मजे की नींद ले रहे। देखो मैं आपने बताए हुए सारे हर्ब्स लेके आया हूँ, लेकिन एल्डर मेग ने बताया और एक भी हर्ब उसमें मौजूद नहीं था। हालांकि वो याकाई का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे कुछ सिल्वर टेल्स देने का वादा किया। तभी यन का उन्हें एक और स्पेशल हर्ब शो करता है, जो कि उसे उस केव से मिला था, जिसके के बदले में एल्डर याकाई को कुछ हब्स देने के लिए राजी हो गए। बदले में याकाई को उनका शॉप भी साफ करना था। हालांकि जैसे ही याकाई के हाथों हब लगे वो तुरंत ही वहां से भाग निकला। अब याकाई घर जाते ही उस सीसेंस बना को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज करता है, मगर वो हब्स काफी ज्यादा पॉइजनस थी, जिसके चलते याकाई को चक्कर आने लगे। लेकिन तभी उसकी गोल्डन बॉडी अचानक से ग्लो करने लगी। वो उस पॉइजन का यूज करते हुए याकाई को और ज्यादा स्ट्रांग बना रही थी। अब कल्टिवेशन से बाहर आकर याकाई सोच रहा था कि अगर वो कुछ और पावरफुल हब्स हासिल कर ले तो शायद जल्दी अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। इधर सुम उस सपनों में उस शॉप की खान की बेटी ही उनको किस करने लगा, मगर वो तो अपने दोस्त को ही किस करने वाला था, जो देख उसका दोस्त जोरों से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसके आवाज सुनते ही सुमू का प्यारा सा सपना टूट गया और गुस्से में कहने लगा कि टान, मैंने तुझे 1000 बार बोला है कि आधी रात को मेरे कमरे में मत आया कर। अगर गलती से तेरी इज्जत लूट गई तो फिर मुझ पर ब्लेम मत करना। जिस पर वो लोग कहने लगे कि अरे आपने ही तो हमें यहाँ बुलाया था। सुमू कहते, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपना दिमाग लगाओ। जब तक तुम उस याकाई को सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं ढूंढते तब तक तुम्हें सोने नहीं मिलेगा। जिस पर यूटिया कहने लगा कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, हम अब जरूर से उस याकाई को सबक सिखाएंगे। और उसके आइडिया सोमू को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। अब अगले दिन याकाई अपनी झाड़ू मारने के काम में बिजी था कि तभी यूटन वहां पर आ जाता है। वो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए याका ऐसे ही कह रहा था कि सीना आपने तो को काफी अच्छा सबक सिखाया, वाकई आप तो किसी हीरो से कम नहीं हो। मगर यान को पता था कि ये बंदा तो सुमू की टीम में है, फिर ये मुझे मस्का क्यों मार रहा। तो कंफ्यूज होकर ये उन से पूछने लगा कि भाई क्या तुम्हारी उस जाओ के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? जिस प्रो के तेरे सीनियर वो बंदा तो जानवर है, जानवर, उसके जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा था। और जाओ एक नंबर का बेशरम है। जिस पर यहाँ का जानबूझकर कहने लगा कि अरे वो तो सुमो का दोस्त था, क्या तुम मानते हो कि वो सुमो भी इंसानी शरीर
में एक हैवान है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि उस सुमो में ढेर सारी क्वालिटीज है। लोग तो कहते हैं कि वो एक नंबर का धोखेबाज, लौंडियाबाज, बेशर्म लड़का है। उसके जितना नाकारा और झूठा बंदा कोई नहीं होगा। इधर सुमो चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर उसके चमचे उसे बताते कि प्लीज शांत हो जाए वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो सोमो भी अपने गुस्से को चाय की माफी गटक लेता है। यूटन कह रहा था कि हाँ, तुमने जितनी भी चीजें बोली है वो सब उस कमीने की स्पेशल क्वालिटीज है, सच बताओ। तो मुझे उस सुमो का थोबड़ा देखना भी पसंद नहीं। जिस पर यहाँ कहता है, अरे भाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुमो इतना बुरा इंसान होगा, मगर अब तुमने बोला है तो शायद ये सारी बातें सच होंगी। जिस पर यूटिया कहने लगा कि उस सुमो तो कमजोर हो को बुली करता है और पावरफुल के सामने डरने लगता है। ये सब सुनकर तो बेचारी सुमो के दिल में ही दर्द होने लगा। अगर उसने 2-4 बातें और सुन ली तो उसको सीधा हार्ट अटैक आ जाएगा। इधर यंटन यांग को मस्का मारते हुए कहने लगा कि भाई तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी 2-4 मूव सिखा दो। जो सुनते ही ग समझ जाता है कि ये बंदा उसके साथ फाइट करने के मूड में है। वो ट्रेनिंग के नाम पर यांग को पीटना चाहता था, इसलिए वो यांग को काफी ज्यादा मस्का मारने लगा। तो यांग कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा भी इसमें कुछ फायदा होना चाहिए। जिस पर यूटिया कहता है कि मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यूटन सोचता है कि कुछ पॉइंट्स का लॉस भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इस याकाई को पीटने का मुझे मौका मिलेगा। तभी यांग कहता है, ठीक है जाओ, मेरे लिए कुछ हब्स खरीद कर लाओ, उसके बाद ही हम मुकाबला करेंगे। इसलिए यूटिया बड़ी ही तेजी से पवेलियन से कुछ हब खरीद कर पहुंच जाता है। ये हब्स काफी ज्यादा महंगे थे, मगर यांग को कूटने के लिए कीमत कुछ भी नहीं, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। यूटिया यांग पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर यांग उन सबको आसानी से डॉज करने लगा और उतने में ही यंटयान ने यांग पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया, मगर दर्द यांग को नहीं बल्कि यंटयान को ही होने लगा। तो अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यांग के आसपास गोल गोल चक्कर काट रहा था। साथ ही साथ उसने यांग पर कई सारे पाम अटैक किए थे, मगर यांग की गोल्डन बॉडी पर उसका कोई असर नहीं होता और अब अटैक करने की बारी यांग की थी। उसने एक जोरदार छलांग लगाते हुए पहला तो यूटिया को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसकी छाती पर बैठकर उस पर मुसलसल पंचे हिट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, जूनियर मेरे मूव्स को याद रखना, एक बार शुरू किए तो खत्म होने तक बिल्कुल भी रुकना मत। इधर बेचारा यूटिया तो मार खा खा के परेशान हो गया था। वो कहता है, भाई इतना सबक आज के लिए काफ़ी हो गया, अब प्लीज़ मुझे मारना बंद कर दो। तो यांग ने उसे छोड़ दिया। वो कह रहा था कि अगली बार मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा, और हाँ, इन हब्स के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। अब यांग के वहाँ से जाते ही यूटिया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने अपने ही पैसे गंवाकर इस बंदे के हाथों बुरी तरह से मार खाए, अब प्लानिंग फेल होने की वजह से उस सुमो भी मुझे अलग से कटेगा। इधर सुमो और उसके चमचे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे। सुमो कहता है कि लेवल पर होके भी 5वीं लेवल के बंदे पर भारी पड़ गया है। सालिंगशा पवेलियन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तभी यांग वहां आकर उसे थैंक्स बोलने लगा। वो कहता है, भाई अच्छा हुआ तूने उस बंदे को मेरे हाथों पीटने के लिए भेजा, देखना मेरी प्रैक्टिस भी हुई और ये हर्ब्स भी मिल गए। नेक्स्ट टाइम और किसी पैसे वाले बंदे को भेज देना ताकि मेरा भी फायदा हो। सुमो उससे पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता वो बंदा मेरा दोस्त है, जिस पर यांग कहने लगा कि उस दिन जब तुम मेरा झोपड़ा जलाने आए थे ना, उसी दिन मैंने उसे देख लिया। मैं लोगों की शक्ल आसान इससे नहीं भूलता। जिसके बाद उन सबको बाय बाय बोलते हुए सीधे अपने घर आकर कल्टिवेट करने लगा। वो सोचता है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करके मैं बॉडी टेम्परिंग की 7वीं लेवल पर पहुंच जाऊंगा, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अपनी बॉडी में व्हाइट लिस्ट करनी होगी, एक ऐसी वॉटलिफ्टर और ताकतवर हो। यही व्हाइट लिस्ट जाउट यान को फॉर्म करती है, जो कि आगे चलकर हेवन और अर्थ के दरमियान एक ब्रिज ओपन करेगा, जिससे हम बॉडी टेम्परिंग रन पर ब्रेक थ्रू करते हुए दूसरे रन में पहुंच सकते हैं। याकाई जानता था कि व्हाइट लिस्ट की कोर में छुपी हुई है, तो उसे अकन करने की कोशिश करने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसकी व्हाइट लिस्ट हो गई। भले ही फिलहाल वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मगर समय के साथ साथ वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। अभियंका इस व्हाइटलिज्म से हब्स को बंद करके कल्टिवेट करने बैठ गया। तब तक काफी रात हो चुकी थी और इस अंधेरे का फायदा उठाने के लिए सुमा अपनी टोली के साथ वहां पहुंच गया। उन सब ने नकाब पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचानने ना पाए, लेकिन अब सुमो की टोली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो कहते, सीनियर एक काम करते हैं, इस बंदे को और थोड़ा लेवल अप करने दो, जैसे ही आपके लेवल पर आएगा तब आप
ही इसका काम तमाम कर देना, मगर सोमो इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से इस बंदे को सबक सिखाना है। तो यूटन उसे समझाने लगा कि यहाँ का अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, अगर हमने उस पर स्नीक अटैक किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जो सुनते ही सुमो ने अपनी एक ही टिचकी में उसे नीचे गिरा दिया। वो कह रहा था कि पहला तो तुम उस बंदे से डरना बंद करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदा इतनी आसानी से लेवल अप कैसे कर पाया। बस थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, फिर हम उसे ऐसा कटेंगे कि वो कमीना 3 दिनों तक अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर उठा लूंगा। मगर सुमो के बंदे अभी भी कन्विंसिंग काई को हरा पाएंगे, इसलिए उन्होंने आपस में ही एक प्लान बनाया जिसकी सुमो को कोई खबर ही नहीं थी। अब सबसे पहला तो अपने 2 बंदों को याकाई पर अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन डोर के पास जाते ही वो दोनों जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगे। इधर यूटिया सोचता है कि पता नहीं ये सुमो उस बंदे के पीछे क्यों पड़ा है, ये उसे हरा तो नहीं सकता मगर बार बार उसकी उंगली कर रहा है। अब यूटिया भी यांग के घर में घुसने के बहाने से अपने साथियों के पास पहुंच गया। वो लोग यूटिया को देखकर उसके सामने चुपचाप से बेहोशी का नाटक करने लगे, तो यूटिया भी ऐसे ही करता है। वो सुमो से कह रहा था कि प्लीज यहाँ बताए, इस जगह पर पॉइजन स्मोक है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो गया। यंटन दिल में ही कह रहा था कि भाई ये लाइफ आसान नहीं है, तुम्हें अगर जीना है तो एक्टिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सुमो पहचान गया था कि ये लोग एक्टिंग कर, इसलिए वो कहता है जल्दी से ये ड्रामे बंद करो वरना एक ही लात में तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सुम खुद ही डंडा लेकर यांग का डोर ओपन करने चला गया, मगर वो भी अचानक से अपनी आंखें घुमाते वहीं पर बैठ जाता है। जो देख उसके साथ ही कह रहे थे वाह क्या बात है, आप भी एक्टिंग में माया हो बॉस। मगर वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, और तभी उन चारों को वहां पर अजीब सी स्मेल आने लगी, साथ ही साथ उनके आंखों से रेड रा रिलीज होने लगी थी। जिसके बाद उन लोगों ने आपस में ही फाइट करना शुरू कर दी, और अब वो एक दूसरे को पीटते पटाते वहां से भाग गए। इधर यांग ने भी उन्हें जाता हुआ देख लिया था। वो समझ जाता है कि हब्स की पावर उन लोगों से हैंडल नहीं हुई। अब अगले दिन यांग अरीना में पहुंच गया। वहां प्रैक्टिस करने वाले डिसाइल कह रहे थे कि यांग शायद आज तुमने झाड़ू जल्दी मार ली है, इसलिए तो तुम अरीना में आए। जिस पर यांग कहने लगा कि अगर मेरा मजाक उड़ाकर हो गया हो तो क्यों ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए। यांग ने रात भर कल्टिवेट करके वो 7वीं लेवल पर पहुंच चुका था, इसलिए उसे बस अपनी पावर को आजमाने का मौका चाहिए। जिसके बाद उन सबको फाइट के लिए चैलेंज करता है, और वो लोग भी जल्दी से राजी हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो तो यांग को आसानी से हरा देंगे। शायद यांग की पावर गेन करने की खबर इन लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं थी। अब एक बंदा यांग के माथे पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर यांग को उससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा उस बंदे का हाथ ही दर्द करने लगा। और फिर यांग ने एक ही पंच में उस बंदे को उड़ा दिया, जो देखकर दूसरा बंदा यांग पर अटैक करने चला आता है, मगर उसका भी वही अंजाम था। थोड़ी ही देर में वो सभी डिसाइल्स यांग के सामने हार गए। यांग उनसे कह रहा था चलो एक राउंड और हो जाए, मगर वो कहते भाई कांग्रेचुलेशन, हमारे सारे पॉइंट तुम रख लो, लेकिन अभी फाइट हमसे नहीं होगी। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से भागने लगे। इधर सुमो कह रहा था कि शायद उस यांग को पहले से ही पता था कि हम उसे कूटने जाएंगे, इसलिए उसने पहले ही अपने घर में पॉइजन मोक लगा के रख दिया। हमने जितना सोचा था वो बंदा उससे 4 कदम आगे निकला। तब तक वहां पर मार खाए हुए डिसाइल पहुंच जाते हैं। वो सुमो को झूठी बातें बताकर यांग के खिलाफ भड़काने लगे। वो कह रहे थे कि हम आपके साइड हैं और इसी वजह से उस यांग ने हमें कुत्ते जैसा धो दिया, अब आप ही हमें इंसाफ दिलाओ। इस सारी बातें सुनकर सुमो को तो यांग पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर यूटिया समझ चुका था कि अब यांग का मुकाबला ये लोग तो कर ही नहीं सकते, और सुमो है कि आसानी से हार नहीं मानेगा, तो बीच में फंसा कौन यंत। इसलिए वो एकदम ड्रामे अंदाज में बताने लगा कि हमारी लाइफ एक नाटक है, हम सब एक जगह इसलिए हैं क्योंकि यही हमारी तकदीर थी, तो हमने छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके इन पलों को चेरिश करना चाहिए। यूं बेवजह झगड़े करने की क्या ही जरूरत। मगर सुमो को उसके प्रवचन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे एक पंच मार के नीचे पटक देता है। वो कह रहा था कि हर पल मेरे दिल में बदली की आग जल रही है। सबसे पहला तो उस याकाई ने मेरी सेटिंग बिगाड़ दी, और फिर उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। उससे बदला लेने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। इसलिए यूटिया उसे एक और प्लान बता देता है। ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उसका रिवेंज पूरा हो जाएगा। इधर यंग 7वीं लेवल पर पहुंचते ही सीक्रेट बुक ने उसे मार्शल आर्ट की एक और टेक्निक रिवील कर दी, जिसका नाम था ट्रू यंग जू। ये टेक्निक उसी जगह प्रैक्टिस की जा सकती थी जहाँ पर ढेर सारी यांग
एनर्जी पावर हो। ट्रू याजू टेक्निक की प्रैक्टिस करने से बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। यांग ने बस एक बार ही उसे प्रैक्टिस किया था मगर उतने से ही उसका एक्यूपंक्चर पॉइंट ओपन हो गया था और फाइनली उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यंग पावर को रिलीज करने लगी, जिससे उस पूरी जगह पर मानो तूफान आ गया था। थोड़ी देर में गकाई उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है, लेकिन उसे इसमें और आगे जाने के लिए गया एनर्जी का लोकेशन ढूंढना था। अगर वो ऐसी जगह पर कल्टिवेट कर ले तो उसकी बॉडी यांग लिक्विड का ड्रॉप बना पाएगी। इसलिए यांग काई डिसाइड करता है कि वो रात के समय इस यांग एनर्जी की तलाश करेगा, क्योंकि यांग एनर्जी सूरज की रोशनी में नजर नहीं आती। इसलिए वो तुरंत ही अपने छत पर जाके बैठ गया। अब दिन ढलते गकाई को बहुत ही पावरफुल यंग एनर्जी नजर आई तो वो उसे फॉलो करते हुए ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर तो ढेर सारी यांग एनर्जी फ्लो हो रही है। इतने सालों में वो कभी इस जगह पर नहीं आया था, क्योंकि यांग एनर्जी बस वही लोग देख पाते हैं जिन्होंने ट्रू एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया हो। तो यांग वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। दरअसल ये यंग एनर्जी कल्टीवेटर की वाइट लिस्ट प्रांग बनाती है। साथ ही इस टेक्निक को मास्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, इसलिए काफी सारे कल्टिवेटर इसे स्किप कर देते हैं। इधर यांग का कल्टिवेशन में बिजी था कि तभी वहां पर यांग एनर्जी का एक बहुत बड़ा ड्रैगन क्रिएट हो जाता है, जो कि सीधा उसकी बॉडी में समा गया। अब सवेरे तक प्रैक्टिस करने के बाद काई देखता है कि वो यंग लिक्विड का एक ड्रॉप क्रिएट कर पा रहा है। इस यंग लिक्विड में ढेर सारी पावर्स थी जो कि पत्थरों को आसानी से काट दें। याकाई को पता था कि इस ड्रॉप को बस मुश्किल वक्त में यूज करने का डिसाइड करता है और तभी एक एल्डर अचानक से उसके पीछे से आ गए तो याकाई ने तुरंत ही उन पर अपनी यांग लिक्विड ड्रॉप से अटैक कर दिया, मगर वो एल्डर समृति साइड में हट चुके थे। अब वो बड़ी ही तेजी से उसके पास आकर उसे अपने फिंगर से ही काफी दूर धकेल चुके थे। वो कहने लगे, बच्चे तुमने तो बहुत ही कम उम्र में यंग लिक्विड को फॉर्म करना सीख लिया, ये तो काबिले तारीफ है, लेकिन तुम्हें दुश्मन और दोस्त के दरमियान का फर्क करना नहीं आता। इधर यांग सोचता है कि पास्ट में मैंने इतनी तेजी से कभी किसी पर एक्शन नहीं लिया था, पता नहीं मेरी बॉडी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। अब वो तुरंत ही उस एल्डर से माफी मांगता है। वो कहने लगा कि मैं आपसे डर गया था और उसी गड़बड़ी में मैंने आप पर अटैक कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद उस एल्डर का नाम पूछता है तो कहने लगे कि मुझे तुम एल्डर 11 नाम से ही बुला सकते हो। यांग को लग रहा था कि शायद ही लिंग शव पवेलियन के 11 एल्डर होंगे। इधर वो एल्डर यहाँ का ऐसे ही कहने लगे कि तुम्हें देखकर मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई, वो भी यहाँ आकर प्रैक्टिस किया करता था। तभी याकाई उन्हें बताने लगा कि सीनियर हमारे लिंग शव पवेलियन में जो भी बंदा क्राइम करता है उसे यहीं पर ट्रैप किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। तो एल्डर यांग को एक कहानी बताने लगे। वो कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक मास्टर आया था, उसने देखा कि केवल मॉन्स्टर लोगों को बेरहमी से खत्म कर रहा है, तो उन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए अपने तलवार बाहर निकाल ली। फिर उस मास्टर ने उस इवल के साथ जबरदस्त बैटल की और फाइनली उसे खत्म कर दिया। मगर उसी वक्त या ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम भी अपने आप फॉर्म हो गई। भले ही वो मॉन्स्टर मर चुका था, मगर मास्टर को इसकी तसल्ली नहीं हुई और इसी वजह से लिंग शव पवेलियन को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। यही कहानी हमारे सेक के ओरिजिन का कारण है। हमारे कई सारे एंसेस्टर ने जगह पर कड़ी नजर रखी, बाद में हम एवल डिसाइल को भी यहाँ पर पनिश करने लगे। वेल इस ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में एक बहुत ही स्पेशल यंग ट्रेजर है, मगर वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। जिस पर याकाई कहने लगा कि शायद आप यहाँ पर उसी ट्रेजर की तलाश में आए थे। तो एल्डर कहते, मैं ट्रेजर की नहीं बल्कि किसी बंदे की तलाश में आया था, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो याकाई भी उनकी बात मानते हुए घर की तरफ रवाना हो गया, मगर घर जाते ही वो देखता है कि एक बंदी उसके घर में सो रही है। वो यनका के वहाँ आते ही तुरंत उठ गई। वेल यहाँ पर याकाई को कोई आइडिया ही नहीं थी कि यही बंदी उसे सालों से रद देती आई है। वह उससे पूछ रहा था कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपका क्या नाम है, जिस पर वो कहने लगी कि मेरा नाम शिया है। दरअसल ब्लैकविंड माउंटेन का हंटर तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, तुम घर पे नहीं थे तो मैंने उससे वो चीजें ही कलेक्ट कर ली। मुझे लगा था कि तुम शाम होने तक वापस आ जाओगे और तुम्हारा इंतजार करते करते मैं यहीं पर सो गई। जिस पर यांग कहने लगा, हाँ मुझे थोड़ी सी देर हो गई, मगर अगली बार मैं जल्दी वापस आऊंगा। और तभी उसे क्लिक होता है कि उस बंदे से ऐसे बात कर रहा था मानो उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। इधर शिया कहती, तुम जल्दी आओ या फिर देरी से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने ये पार्सल तुम तक पहुंचा दिया, अब मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद याकाई
उस हंटर के बारे में ही सोच रहा था। उस बंदे ने याकाई के लिए कपड़े भेजे थे और उसका ही थैंक्स बोलने का अंदाज याकाई को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब रात के समय शिया उसके दिमाग में घूमने लगी तो खुद को समझाता है कि मुझे इन चक्कर में नहीं फंसना, इसलिए शिया के बारे में सोचकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब अगले दिन यूटियान एक लव लेटर लेकर यांग के डोर के पास पहुंच गया। उस लेटर में लिखा था, मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए फिलिन माउंटेन आ जाओ, मुझे तुम्हें अपने दिल की बातें बतानी है। मगर उस लेटर को पढ़ते ही ग समझ गया था कि ये सुमू की कोई नई प्लानिंग होगी। वो कह रहा था कि ये बंदा सुमू मुझे आराम से जीने नहीं देगा। खैर, अब मेरे पास ट्रू यंग जू की टेक्निक है तो शायद मुझे उसकी प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाएगा। इधर यंटन सुमू के पास पहुंच चुका था। वो कहता है कि जल्दी इनका यहाँ पर आने वाला है तो आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ। इसलिए सोमो भी अपने हाथ पांव वार्म अप करते हुए कहने लगा कि फैलिन के इलाके में आना मना है, मगर मुझे उस कमीने की वजह से हमारे सेक्योर रोल्स को ब्रेक करना पड़ा। उतने में ही वो लोग देखते कि वहां पर फिलिन टावर का लीडर चेन शॉफिंग पहुंच चुका है। अब सुमो ठहरा गुस्से वाला बंदा। वो कहता है कि अगर याकाई के यहाँ आने से पहले इसने कोई नखरे दिखाई तो हम सबसे पहला इसकी पिटाई करेंगे। हालांकि यूटन को तो पता था कि उनकी ही पार्टी की पिटाई होने वाली है। इधर शॉफिंग सुम उसे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, न इलाका हमारा है, अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। उसके साथ म्यार नाम की बंदी भी थी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए शॉफिंग अपनी पूरी कोशिश करने लगा, मगर सुमू तो रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहा था। जो देखकर म्यार कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आई ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मगर ये लोग हमारा सारा प्लान चौपट कर रहे हैं। जिसके बाद वो शाफंग से कहने लगे कि खैर हमने यहाँ से वापस चलना चाहिए वरना तुम बेवजह घायल हो जाओगे। जिस पर शफिंग के रतारे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इस सुमू ने आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा, भला ये मुझे क्या ही एंजॉय करेगा। और अब इसी बहसबाजी की वजह से उन दोनों में फाइट शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर पंच हिट करते हैं, मगर सुमू की रिस्ट तो तुरंत ही ब्रेक हो गई। वो समझ जाता है कि शाफिंग ने हाल ही में कान रम पर ब्रेक थ्रू किया है, जबकि सुमो अभी भी बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर था। जिसके बाद वो सुमो पर एक और पंच हिट कर देता है। इस तरह से उन दोनों टीम्स में झगड़े होना शुरू हो गए। तब तक याकाई भी वहां पर आ चुका था। वो देखता है कि फिन टावर और के डिसाइल उन्हें बुरी तरह से कूट रहे हैं। सुमू की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, मगर फिर भी वो शॉपिंग के सामने हार नहीं मानता और उसकी यही बात याकाई को काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो भी उस फाइट में इवॉल्व हो गया। उसने आते ही शॉपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। इधर म्यार अपने साथियों को बता रही थी कि ये बंदा भी सुमू की टीम से ही बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल से इसे भी 2-4 पंचेज मिलने ही चाहिए। मगर याकाई ने अपनी ट्रू यंग जू टेक्निक का यूज करते हुए उनकी धुलाई करना शुरू कर दी थी, इसलिए शाफिंग अपने साथियों से कहने लगा कि सब लोग मिलकर एक साथ ही इस पर हमला कर दो। तो सभी डिसाइल एक साथ ही उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जो देखकर सोमो भी काफी ज्यादा डर गया था। और उसी वक्त याकाई अपनी वाइटलिज्म काई की एबिलिटीज देखकर इम्प्रेस हो गया। इधर सुमो याका ऐसे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जिस पर याकाई कहता है कि हाँ यार, अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। जिस प्रो कहता है नहीं बेवकूफ़, वो बंदा का यन रेलम पर है, अगर उसके साथ फाइट करोगे तो डेफिनेटली मारी जाओगे। यांग कहता है ओ अब तो तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, कोई नहीं देखना, मैं ज़रूर से इस बंदे को हरा दूंगा। जिसके बाद शाफिंग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। यांग समझ चुका था कि इस बंदे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो यांग के हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। लेकिन फिर यांग ने उसके मुंह पर एक पंच मारकर उसे और ज्यादा भड़का दिया था, तो शाफिंग तुरंत ही अपनी सर निकाल कर उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। भले ही यांग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया, मगर फिर भी वो बुरी तरह से लह हो चुका था। तभी सुमो यांका को बताने लगा कि इस बंदे के पास अजीब सी स्पीड है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। तो यांग ने अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करती हुए अपने हाथों से ही उसकी सोल को होल्ड कर दिया। उसका हाथ कट रहा था, मगर फिर भी उस तलवार को पकड़कर शाफिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद यांग ने उस पर एक पावरफुल पंच हिट कर दिया, जिससे शाफिंग सीधे बेहोश हो गया था। इधर यांग को पता था कि इसी लड़की ने ये फाइट शुरू करवाई थी, इसलिए उसे डराने के ख्याल से उसके पास चला जाता है। लेकिन म्यार तो उस हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं फिन टावर से बिलोंग नहीं करती, और देखो तो तुम्हारा हाथ कट गया, रुको मैं अभी तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। तभी यंग अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में उसे गलत जगह टच कर देता है, जो देखकर सुमू कह रहा था कि अनका है, अगर इस
बंदे ने तुम्हें पटा लिया तो मैं तुम्हें एक लूजर समझूंगा। जिस पर याकाई कहने लगा, भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही डांट रहे हो, चलो अब अपना हाथ दो। जिसके बाद वो सुमो को लेकर वहां से रवाना हो गया। अब याका ने घर आते ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फ्लो हो रही थी और तभी वो देखता है कि उसने बॉडी टेम्परिंग की और एक लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और समझ जाता है कि उसने शाफिंग के साथ जो फाइट की उसी की वजह से ये लेवल अप हुआ। अब अगले ही दिन वो अपना एज यूजुअल साफ सफाई करने का काम कर रहा था, तभी उससे मिलने के लिए सुमो पहुंच जाता है तो याकाई ने बड़े स्टाइल के साथ अपना झाड़ू उस पर पॉइंट कर दिया। वो कहता है, क्या हुआ सुमो, दोबारा से मेरे साथ फाइट करनी है क्या? मगर सुमो तो उसके लिए बेहतरीन क्वालिटी की वाइन लेकर आया था ताकि उन दोनों में दोस्ती हो जाए, मगर उन्हें वाइन पीकर एंजॉय करता हुआ देखकर एल्डरमैन ने उनके 5 पॉइंट कट कर दिए, इसलिए ये लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों रिवर के किनारे बैठकर वाइन पीने लगे। तभी सुमो उससे पूछने लगा कि भाई तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो तुम्हारे हाथ धोकर पीछे पड़ा था, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर यांग कहने लगा कि हम दोनों भी एक ही सेक के डिसाइल हैं तो हमने भाइयों जैसा रहना चाहिए, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि उस बंदे से मार खा के तुम्हारा थोपड़ा खराब हो जाए। जो सुनकर सुमो को हंसी आने लगी, जिसके बाद वो यांग से कहने लगा कि भाई पास में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी। साथ ही साथ वो यांग के लिए एक एलिक्सर बोतल भी लेकर आया था। भले ही यांग को अब एलिक्सर की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो सुमो का दिल रखने के लिए उसे एक सेप कर लेता है और इस तरह से फाइनली इन दोनों में दोस्ती हो गई। तभी सुमो कहता है, भाई कल मैं तुझे एक बेहतरीन जगह लेके जाऊंगा। जिस पर यहाँ कहते हैं, नाना बाबा मुझे प्लेजर हाउस में नहीं जाना, मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर सुम के अरे बाप रे, वहां तो मैं भी नहीं जाता, अगर मेरी सिस्टर को पता चला ना तो मुझे जान से मार देगी, बस कल तुम मेरे साथ चलो। तो यांग भी इसके लिए राजी हो गया। अब अगले दिन ये लोग ट्रेड मार्केट की तरफ रवाना हो गए। सुम बता रहा था कि इस जगह पर फैंटावल लिंक शॉप पवेलियन और ब्लड बैटल क्लान के लोग बिजनेस करते हैं, वहां पर ढेर सारे पावरफुल फ्रूट भी बेचे जाते हैं, मगर मेरे ग्रैंडफादर के पास उससे भी हाई लेवल के फ्रूट्स हैं। तभी जाओ यांग को बताने लगा कि सीनियर सुमो के ग्रैंडफादर हमारे से एक रिस्पेक्टेड एल्डर है। जो सुनते ही इनकाई को उस एल्डर 11 की याद आई, इसलिए वो इन लोगों से पूछ रहा था कि हमारे सेक्ट में टोटल कितने एल्डर है। तो जाओ कहता है, भाई हमारे सेक्ट में 5 एल्डर और एक सेक लीडर हैं। साथ ही साथ सुमो ने बताने लगा कि हमारे लीडर इमोर्टल असेंशन लम के पिक पर पहुंच चुके हैं, बस एक बेहतरीन फाइट और फिर वो ब्रेक थ्रू कर लेंगे। वैसे ब्लड बैटल गैंग का लीडर हुन और फिन टावा का लीडर शावा आन, वो दोनों भी इमोर्टल असेंशन की 6ठी और 7वीं लेवल पर हैं, वो दोनों तो कभी हमारे लीडर का मुकाबला कर ही नहीं सकते। जिसके बाद वो मायूस होकर बताने लगा कि हमारे लीडर पिछले 10 सालों से उसी लेवल पर अटके हुए हैं। जो सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए। जाओ पूछ रहा था, भाई आखिर उन्हें ब्रेक थ्रू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जिस पर सुमो कहने लगा कि उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है, मगर वो मैं तुम लोगों को शेयर नहीं कर सकता। तो ये सभी लोगों उससे रिक्वेस्ट करने लगे, तो फाइनली सुमो भी उनकी बात मान गया। वो कह रहा था कि बस तुम्हें किसी के साथ शेयर मत करना। जिसके बाद वो उन लोगों को बताने लगा कि 10 सालों पहले हमारे सेक में एक प्रॉब्लम हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सेक लीडर ने बस 2 बंदों को उनका डायरेक्ट डिसाइल चुन लिया था और उन दोनों के अलावा कोई और कभी उनका डिसाइल बना ही नहीं। वो दोनों बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, मगर उनके माइंड्स और सोच अलग थी, तो लीडर भी उनके लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करने लगे। उन्होंने सीनियर डिसाइल को कुछ ज्यादा ही प्रेज किया, वहीं पर जूनियर डिसाइल के साथ वो थोड़ा सख्ती से पेश आते थे। भले ही सेक लीडर ने उनकी कैपेसिटी को देखकर ही ये डिसीजन लिया था, मगर दूसरे डिसाइल को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो उसे पसंद नहीं करते। उसे अब अपने सीनियर सेक लीडर से जलन होने लगी, तो उसने एवल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो जूनियर डिसाइल पूरी तरह से एवल स्पिरिट के ट्रैप में फंस गया। उस रात उसने लिंक्शा पवेलियन के कई सारे डिसाइल्स को खत्म कर दिया था, साथ ही साथ उसने अपने सीनियर ब्रदर को भी मार दिया। जैसे ही वहां पर एल्डर आए तो बंदा डर के मारे वहां से भाग गया। उस रात से एक लीडर काफी ज्यादा हट हुए थे, उन्होंने अपने काबिल डिसाइल को खो दिया था और उसी पेन ने उनके बालों को सफेद कर दिया। कुछ ही टाइम बाद लीडर ने उस एवल डिसाइल को कैप्चर करके उससे ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में सील कर दिया था। ये कहानी सुनते ही यनका समझ जाता है कि उसकी जिस 11th एल्डर से मुलाकात हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद से एक लीडर थे, और इसी
इंसिडेंट के बाद एल्डर कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। तभी इन लोगों को मार्केट ओपनिंग की अनाउंसमेंट सुनाई दी तो ये लोग जल्दी से मार्केट में पहुंच जाते हैं। वो जगह तो याकाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तभी सुमू कहता है, देखो उस टावर में मेरी सिस्टर रहती है, मगर यनका उससे मिलने से पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम चाहकर भी मेरी सिस्टर को पटा नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर यान कहता है, टेंशन मत लो दोस्त, मुझे तुम्हारी सिस्टर में नहीं बल्कि तुम में इंटरेस्ट है। जिस पर सुमू कहता है, अरे भाई मुझे पता है तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, मगर मेरी सिस्टर तुम्हें जरूर से पसंद आएगी। दरअसल वो ट्रू एलिमेंट के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है। जिस पर यान कहने लगा कि भाई अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है फिर तुम बेवकूफ़ कैसे पैदा हो गए, तुम तो अभी भी बॉडी टेम्परिंग पर ही फंसे हुए हो। जिस पर वो कहता है, यार मैंने कभी कल्टिंग करने पर ध्यान ही नहीं दिया था, मगर अब मैं मन लगा के प्रैक्टिस करूंगा, चलो अब मैं तुम्हें मेरी सिस्टर से मिलवाऊं। इधर यूटन यान को बता रहा था कि सुमुक की सिस्टर का नाम सुयान है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब ये लोग शयन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए, जहां पर सुमो ने डोर ओपन करते ही वो पूरी जगह बर्फ में बदल गई। साथ ही साथ शुवान ने सुम पर अटैक कर दिया था। उस बंदी ने अपनी ग्यूकिन प्ले करते ही उस जगह पर आइस रिलीज कर दी थी, जो देखकर यांग समझ गया कि बंदी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी उन्हें शुन की आवाज़ आई। वो सुमू से पूछती है कि बताओ मैंने तुम्हें घर में आने क्यों नहीं दिया। जिस पर सुमू कहता है, तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं शॉपिंग से मार खा के आया था। तो पूछती, बताओ तुमने मार क्यों खाई। जिस पर सुमू कहता है, क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैंने कभी प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं दिया। सुमू के जवाब सुनकर उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। शयन कह रही थी कि अगर आइंदा से तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो किसी और से नहीं बल्कि तुम मेरे हाथों से ही कूटे जाओगे। तो कहते, ना बहना ना, मैं अब मन लगा के प्रैक्टिस करूंगा। जिसके बाद शयन यांग काई से बात करने लगी। वो कह रही थी कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। तो यांग कहता है, हाँ सीनियर प्लीज मुझे इनलाइटनमेंट मैंने हो जाओगे। जो सुनकर सोमू के दोस्त उस पर और ज्यादा हंसने लगे। अब शन कहती है कि यंग फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी, फिलहाल तो मुझे प्रैक्टिस करनी है। हालांकि यांग को तो इस बंदी की आवाज काफी ज्यादा पसंद आई थी, वो तो उसे बिना देखे उस पर फुल टू फिदा हो गया। अब मार्केट में वापस आने के बाद सुमू अपने दोस्तों के साथ कई और चला गया और यांग काई वहीं पर गटरेजे की तलाश कर रहा था, मगर उसे कोई स्पेशल चीज नजर ही नहीं आ रही थी। तभी उसकी मुलाकात हुई मयार से। वो बंदी जानबूझकर उसका रास्ता रोक रही थी, मगर यांग उसे कोई भाव नहीं देता, लेकिन फिर भी मयार उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो यांग उसे गुस्से में कहता है कि प्लीज मेरा पीछा मत करो। और तभी उसके बॉडी में मौजूद यंग एनर्जी फ्लेम स्टोन को देखकर रिएक्ट करने लगी, मगर वो फ्लेम स्टोन काफी ज्यादा महंगे थे, इसलिए मयार उस बंदे को इशारा कर देती है कि वो सारे पैसे पे कर देगी। दरअसल वो शब्लड बैटल क्लान यानी कि मयार के क्लान का था, इसलिए मयार की वहां पर काफी अच्छी रेपुटेशन थी। वो यांग को जानबूझकर मस्क मारने लगी ताकि यांग उसके प्यार में बावला हो जाए। मयार का प्लान था कि एक बार यांग को मजनू बना दिया जाए और फिर मयार उसका दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन यांग उसके दिल की बातें समझ गया। वो कहता है कि मैं कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। जिसके बाद वो एक एलेजर बॉटल एक्सचेंज करके यंग ट्रेजर को खरीद लेता है। मयार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस बंदे को पटा नहीं पा रही, वरना तो क्लान के सभी बंदे उसके पीछे दीवाने थे, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी। वो जानबूझकर यांग को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट में पहुंच गई थी। उसे लगता है कि जंगल में तो यांग जरूर से उसके करीब आने की कोशिश करेगा, मगर यांग का यहाँ आने का प्लान तो कुछ भी था। उसे पता था कि फैन टावर के लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं और तभी उन दोनों पर नाइफ से अटैक हो गया, मगर यांग मयार को अपनी बाहों में उठाकर एक कुल जंप लगा देता है। दरअसल शॉफिंग अपनी सीनियर टाव को लेकर यांग से रिवेंज लेने आ चुका था। टाव कहता है, मयार तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तो इस बंदे को सबक सिखाना है। अब मयार खुद ही उन पर हमला करने वाली थी, लेकिन यांग उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनसे निपट लूंगा। जिस पर मयार केटी की टाव हाल ही में कान रेलम की 5वीं लेवल पर चुका है। वो शॉपिंग से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो तुम अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही वो तुम पर अटैक करें, लेकिन वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं यहीं पर उन्हें रोक लूंगी। लेकिन यांग इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि जब मैं कमज़ोर था तब भी मैंने कभी हार नहीं मानी, अब तो मेरे पास पावर है, भला अब मैं पीछे क्यों हटूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे इन दोनों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मियारा पीछे हट जाती है। इधर टाव यांग से कहने लगा कि
कि थोड़ी ही देर में तुम हेल में पहुंचने वाले हो, प्लीज उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिस पर यांग कहता है नाना बिल्कुल नहीं करूंगा, चलो बकवास बंद करके मेरे साथ फाइट करो। उसकी बात ही सुनकर शविन काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोड बाहर निकाल लेता है। इधर याकाई अपने ट्रू याजू पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी ने फ्लेम स्टोल की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जो देखकर टाव कहता है चलो जल्दी से इसे खत्म कर देते हैं। तो दोनों भी उस पर हमला करने चले गए, लेकिन यांग का टाव को अपने एक ही पंच में काफी पीछे ढकेल देता है। उतने में ही शाफिंग ने अपनी सोड लेकर उस पर हमला करने के लिए जंप लगा दी, मगर यांग उसकी सर को एक बार फिर से पकड़ लेता है, जो देख शाफिंग कहने लगा कि पिछली बार तेरी इसी हरकत की वजह से मैं हार गया था, मगर मैं दोबारा सेम गलती नहीं करता। उसने अपनी सर के हैंडल में एक और सोड छुपा के रखी थी, तो उसी का यूज करते हुए वो याकाई पर अटैक कर देता है, जिसके चलते याका घायल तो हो गया, लेकिन तभी उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग रा रिलीज होने लगी और देखते ही देखते वहां पर वो स्टोन पिलो वाला मंस्टर आ जाता है। उसने यंकाई की बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही यंग लिक्विड ड्रॉप का यूज करते हुए शफिंग को खत्म कर देता है। उसकी ये मूव देखकर तो टाव के होश उड़ गई। वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को खत्म कर दिया, अब तुम्हें भी मरना होगा, मगर यांग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल देता है। अब अपने माइंड स्पेस में चला जाता है तो मिया ही उसे प्रोटेक्ट करने लगी। टाव के कह रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ वरना मुझे तुम्हें भी मारना होगा। इधर याकाई को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसके हाथों से किसी का खून हो चुका है, मगर उसे याद आता है कि उस घोस्ट ने ही उसकी बॉडी का कंट्रोल लिया था और उतने में ही वो घोस्ट उसके सामने अपीयर हो जाता है। वो कहता है कि एक लंबे अरसे के बाद मैंने किसी को खत्म किया, यकीन मानो यह एहसास बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हालांकि यांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वह उससे पूछता है कि बताओ तुमने उस बंदे को क्यों मारा, जिस पर वो घोस्ट कहने लगा कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो तुम उसके हाथों मारे जाते, तुमने तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। खैर अभी भी एक बंदा बाकी है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे भी रास्ते से हटा दे। जिस पर याकाई कहने लगा कि मैं किसी की जान नहीं लेने वाला। तो घोस्ट कहता है कि अगर तुम मारोगे नहीं तो मारी जाओगे, स्ट्रांग बनने के बाद तुम्हें लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा। खैर ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम्हें जल्दी से डिसीजन लेना होगा क्योंकि तुम्हारी उस दोस्त की जान खतरे में है। इधर मयार उस बंदे के साथ फाइट तो कर रही थी, मगर वो ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर सकती। अब टाव उसे खत्म कर पाई से पहले याकाई उसके अटैक को रोक लेता है, जिसके बाद याकाई ने अपनी घोस्ट पावर का यूज करते हुए दो ही अटैक में उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर दिया। टाव तो उस घोस्ट को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए उसके सामने रहम की भीख मांगने लगा। तो याकाई भी उसकी बातों में आकर उसे माफ कर देता है, मगर ये तो बस टाव की एक चाल थी। उसने तुरंत ही याकाई पर एक स्नैक अटैक करते हुए उसमें अपनी सोड घुसा दी, जिसके चलते वो घोस्ट दोबारा से बाहर आ गया। उसने अब अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए टाव के साथ साथ मयार को भी उस माउंटेन से नीचे फेंक दिया था, लेकिन समय रहते यहाँ का मयार को पकड़ लेता है। भले ही उसने मयार की जान बचा ली हो, मगर वो खुद भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब यांग को होश आया तब वो देखता है कि मयार ने उसके घाव को क्लीन किया है। वो कहते कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे हमें राज रखना पड़ेगा, वरना हमारे दोनों सेक में बैटल शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ उसने शाफिंग की बॉडी को भी माउंटेन से नीचे फेंक दिया था। आगे चलकर अगर लोगों को उनकी बॉडी मिल भी गई तो उन्हें लगेगा कि इन दोनों ने आपस में फाइट करके एक दूसरे को खत्म किया है। अब मिया और यांग काई को बता रही थी कि मैं ब्लड बैटल सेक के लीडर की बेटी हूँ। हमारे लोगों ने मेरी खूबसूरती का यूज करके कई सारे डिसाइल्स को हमारे सेक में ज्वाइन करवाया था, जिसके चलते मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, मगर मैं वैसी फालतू लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। जिस पर यांग कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम अच्छी हो या बुरी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यांग की बातें सुनकर मयार को काफी ज्यादा हट हुआ था। वो कहती ठीक है, फिर आज के बाद मैं कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। अब उसके वहां से जाने के बाद याकाई को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। उतने में ही वहां पर उसके दोस्त पहुंच गए। वो कह रही थे कि हमने सेक में साफ सफाई कर दी है, आज के बाद हम सभी लोग मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन यांग को ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है प्लीज तुम ये सब काम मत करो, ये तो मेरा टास्क है। लेकिन यूटन कहता है कि भाई तुमने हमारी जान बचाई थी और उसी की वजह से हम दोस्त बन चुके हैं। अगर तुम हमें दिल से दोस्त मानते हो तो प्लीज हमें भी तुम्हारे साथ काम करने दो। इसलिए यांग को भी उनकी बात
माननी पड़ गई, जिसके बाद यांग ट्रैप ड्रैगन स्ट्रीम में आकर कल्टिवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर यांग का नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में पिछली बार से काफ़ी तेजी से एनर्जी फ्लो हो रही है। साथ ही साथ उसकी बॉडी ने 2 ड्रॉप क्रिएट कर लिए थे, जिसमें से एक ड्रॉप तो उस फ्लेम स्टोन ने कंज्यूम कर लिया, जिसके चलते वो फ्लेम स्टोन अब एक सीड में बदल गया। तो यांग ने उस सीड को स्ट्रीम के पास ही बो दिया। अब समय के साथ साथ यांग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था और वो फ्लेम स्टोन भी ग्रो होकर एक वाइन में बदल गया, जिस पर बस 10 ही दिनों में फ्रूट भी लग चुके थे। वहीं पर यांग ने भी अपने सेक के बॉडी टेम्परिंग लेवल के हर एक बंदे को हरा दिया था और उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर शिया भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई। इधर यांग काई 2 फ्रूट्स कंज्यूम करके कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फ्लो होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी मसल्स में आग लग गई हो। और फाइनली याकाई ने लेवल अप कर लिया। वो अब बॉडी टेम्परिंग की नवी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था, मगर उसने अभी तक जितना यंग लिक्विड स्टोर किया वो सारा के सारा लेवल अप करने के चक्कर में यूज़ हो गया था। अब तो दूसरा यंग ट्रेजर खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, मगर तभी उसे याद आता है कि यंग प्लांट के सीड उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकते, उन्हें वो आसानी से अफोर्ड कर सकता था। इसलिए वो तुरंत ही फ्रूट सीड परचेज करने के लिए मार्केट में पहुंच गया, मगर वो शॉपकीपर उससे कह रहा था कि मेरे पास के सारे फ्रूट सीड ब्लड बैटल के लोगों ने खरीद लिए हैं और फिलहाल वो माइनिंग एरिया में है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। खैर, वो लोग 2 महीनों के बाद बाहर जाएंगे, तब तुम उनसे मिल सकते हो। मगर यांग इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था, तो बंदा उससे कहने लगा कि क्यों ना तुम यार की मदद लो, वैसे भी वो बंदी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, वो तो तुम्हें आसानी से माइनिंग एरिया में लेके जाएगी। वैसे भी आज वो इस मेंशन में किसी से मिलने आई है, तो तुम चाहो तो से बात कर लो। लेकिन यांग को लग रहा था कि उस दिन मैंने मयार का दिल तोड़ दिया, भला वो मेरी मदद क्यों ही करेगी। मगर फिर भी वो एक बार मयार को मनाने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उस मेंशन के बाहर पहुंच गया और उसके वहां आने का एहसास मयार को भी हो चुका था। हम देख पाते हैं कि वहां पर मयार की ट्विन सिस्टर भी मौजूद थी। वो कहते, अच्छा तो ये है यंका जिसका तुमने जिक्र किया था, तुमने बताया था कि ये बंदा लड़कियों को बिल्कुल भी घास नहीं डालता, तो क्यों ना हम दोनों शर्त लगाकर इसे आजमा ले। मैं जानती हूँ ये बंदा भी दूसरे लड़कों जैसा फालतू होगा, लेकिन मयार तो ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसकी सिस्टर ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो खुद ही यांग को इन्वाइट करती है। यांग तो उसे देखते ही समझ चुका था कि मियार आज थोड़ी अजीब लग रही है। अब वो आती ही यांग को चाय देकर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उससे पूछ रही थी कि ये चाय तुम्हें पसंद आई, तो कहता है हाँ ये तो एकदम बढ़िया है। तो कहती तुम मुझे ट्राई क्यों नहीं करते, मैं तो इससे ज़्यादा टेस्टी हूँ। उसकी बातें सुनते ही यांग का काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिसके बाद वो पूछती है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे। तो याकाई कहने लगा कि स्टोन फ्लेम सीड हासिल करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो कहती बस इतनी सी बात, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो सीड अरेंज कर दूंगी। जिसके बाद वो ठुमकत हुए चलकर बिस्तर की तरफ जाने लगी। इधर यांग भी 1 सेकंड के लिए उसकी मोह माया में फंस गया था। उतने में ही वो चिल्लाने का नाटक करने लगी। अब जैसे ही यांग उसे चेक करने जाता है, उस बंदी ने तुरंत ही यांग को बिस्तर पर पटक दिया। यांग देखता है कि वो बंदी तो एक छोटी सी स्पाइडर से डर गई थी, इसलिए यांग उस स्पाइडर को खत्म करके तुरंत ही साइड में हट जाता है। वो बंदी सोच रही थी कि यांग तो मौका होकर भी चौका नहीं मार रहा, जरूर से ये कोई अच्छा बंदा होगा, लेकिन अभी भी उसे यांग पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही गिरने का नाटक करते हुए कहने लगी कि देखो ना मेरे पाँव में मोच आ गई, अगर तुम उसे मसाज करोगे तो शायद मुझे राहत मिलेगी। तो यांग जल्दी से उसके पाँव पर एक मेडिसिन अप्लाई करके उसे मसाज देने लगा। वो बंदी देखते कि यंका के दिल में उसके लिए जरा भी वैसे वाले ख्याल नहीं थे, लेकिन वो अपनी सिस्टर के साथ लगाई हुई बेट हारना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो याकाई पर और ज्यादा लाइन मारने लगी। इधर मयार को भी होश आ चुका था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन स्पेल की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप से उन दोनों की बातें सुनने लगी। यांग कह रहा था मिस मैं मयार को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगी, इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम मयार नहीं हो। जिस पर वह बंदी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अपनी बात को साबित करो। तो याकाई तुरंत ही उसे चाय का कप दिखाने लगा। वो कह रहा था कि इस पर मयार की खुशबू लगी हुई है, साथ ही उसके लिपस्टिक के निशान भी। तो बंदी कती बस इतनी सी बात, जिस पर याकाई उसने और नोटिस की हुई बातें बताने लगा। वो कहता है कि मयार की हरकतें बच्चों जैसी है, मगर आप नेचुरल
नेचुरली बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो। अपनी तारीफ़ें सुनकर तो वो बंदी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। अब उसे अपनी और तारीफ़ें सुननी थी तो याका उसे बताने लगा कि आपके बॉडी की खुशबू और मयार की खुशबू थोड़ी बहुत सिमिलर है, मगर मयार का से स्वीट और आपका एलिगेंट है। साथ ही मयार एक बॉडी टेम्परिंग की बंदी है तो उसके पाँव में इतनी आसानी से चोट नहीं लग सकती और आपकी चोट भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मेरे ख्याल से आप किसी और रेलम की कल्टटर हो। और हाँ, एक और चीज़ मैंने नोटिस की थी लेकिन वो मैं आपको बता नहीं सकता, मगर वो बंदी जिद करते हुए कहने लगी कि प्लीज़ मुझे बताओ तुमने और क्या नोटिस किया था। इसलिए याकाई उसके करीब चला जाता है। इधर मिया और उस आखिरी पॉइंट को सुनने के लिए क्यूरियस हो गई। इधर यांग उसकी सिस्टर से कह रहा था कि देखो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मगर आपका एक बट बड़ा और एक छोटा है, वो बिल्कुल भी वेल प्रोपोर्शन नहीं है और मयार के एकदम परफेक्ट है। अब ये सारी बातें सुनकर वो बंदी उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। तो यांग कहता है देखो, जो सच था मैंने वही बताया, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। और वैसे भी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद ही वो चीज़ पता चलती है। जिस पर वो बंदी कहने लगी अच्छा तो तुमने मुझे काफ़ी केयरफुली ताड़ा है। खैर, अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ, एक तो तुम्हें अपना हाथ काटना होगा या फिर अपनी आँख फोड़नी होगी। तो याका कहता है प्लीज़ कोई और ऑप्शन बताओ ना। जिस पर वो कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम्हें हमारी ब्लड बैटल क्लान को ज्वाइन करना होगा। लेकिन याकाई ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि वैसे भी तुम मुझे ख़त्म नहीं करना चाहती, अगर मारना ही होता तो अभी तक मार देती। तो उस बंदी ने तुरंत ही अपना खंजर उसके गले पर लगा लिया, मगर वो देखती है कि यांग उस पर कोई अटैक नहीं कर रहा, इसलिए वो तुरंत ही शांत हो गई। साथ ही साथ उसने मयार को भी अपने रिस्ट्रिक्शन स्पेल से आज़ाद कर दिया था। तो मयार तो तुरंत ही अपनी सिस्टर से कहने लगी कि मैंने कहा था ना, ये बंदा फालतू बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम इसका टेंशन मत लेना। जिसके बाद वो यांग को लेकर सीधा माइनिंग एरिया की तरफ रवाना हो गई। उनके जाने के बाद मयार की सिस्टर अपने बट को चेक करते हुए कहने लगी कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम साइज के हैं, पता नहीं वो बंदा इन्हें छोटा मोटा क्यों बोल रहा था। नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर से उसका मुंह तोड़ दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।